जय हिंद साथियों। आज पराक्रम दिवस मनाया जाता है उस वीर की स्मृति में जिसने कि 23 जनवरी 1897 को हिंदुस्तान की सरजमी पर जन्म लिया और तथाकथित रूप से 18/8/1945 तक हमारे बीच रहा। निश्चित रूप से मैं बात कर रहा हूं सुभाष चंद्र बोस की। और कुछ तो शब्द भी इस तरह के हैं जिन शब्दों के स्मरण भर से हमें उस विशिष्ट व्यक्ति का ध्यान आ जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, ये ऐसे नारे हैं जो बिना बताए भारतीय आजादी के विशिष्ट पुरोधा का नाम मनोमस्तिष्क में झंकृत कर देते हैं। आज जब आजादी की लड़ाई का वास्तविक चित्र एक खुले दिमाग का विचारक अपने जेहन में लाता है तो अनायास ही मानस पटल पर आ जाते हैं अमर सेनानी, आजाद हिंद फौज की पुरुष विंग के कमांडर सुभाष चंद्र बोस। वास्तव में यह नाम है जो अपने आप में किसी ज्वाला से कम नहीं। वास्तव में यह नाम है जो आज भी बहुत से लोगों को रोमांचित कर देने के लिए काफी है। वास्तव में यह नाम है जो आज भी बहुत से रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर जिस क्रांतिकारी बलिदानी भारत के अमूल्य रत्न सुभाष चंद्र बोस की बात होने जा रही है, वह भारत के उड़ीसा प्रांत के कटक परिक्षेत्र में 23 जनवरी 1897 को जन्मे और कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इन्होंने अपनी प्राणों को न्यौछावर किया। और यह हवाई दुर्घटना में ताइवान के एक चिकित्सालय में आग से बहुत अधिक घायल हो जाने के कारण शहीद हो गए। इनका संपूर्ण जीवन भारतीयों हेतु अदम्य साहस और पराक्रम की प्रेरणादायी मिसाल है। इनके संपूर्ण जीवन और कार्यरत का चित्रण, विवेचन, प्रस्तुति दुष्कर है। अपनी क्षमता भर इस अल्पावधि में आपके साथ बात करने का प्रयास कर रहा हूं और आज भी उनकी तथाकथित मृत्यु के 80 वर्षों उपरांत उस वीर की बात करते हुए मैं रोमांचित हूं। और इस रोमांच के कारण विषय वस्तु का क्रम बनना बड़ा मुश्किल है, फिर भी प्रयास कर रहा हूं क्योंकि जब मन भावों से भरा हुआ होता है तो शब्द निकलते ही नहीं, और शब्द निकलते हैं तो वो किसी तरह की नियम, लय, क्रम आदि की डोरी से बंधे हुए नहीं होते। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से धन्य है वह पिता, वह माता जिस कोख से इस तरह के व्यक्तित्व का जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ और माता प्रभावती जी का यह सुपुत्र अपनी कर्म साधना के बल पर भारतीय स्वर्णिम इतिहास के आकाश में महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक जज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में हमेशा चमकता रहेगा। और भारतीय कोटि कोटि हृदयों का यह लाडला बचपन से देश प्रेम, स्वाभिमान और अदम्य साहस की जीवंत मिसाल था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध सहपाठियों का मनोबल बढ़ाने वाला यह बांका वीर आजाद हिंद फौज जापानी सहयोग से गठित करने में सफल हुआ। बचपन से जवानी की यात्रा में कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले यह युवक 1920 में प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ और 1920 में इसका जो चयन हुआ इसने स्थान बनाया चौथे स्थान पर इनका चयन हुआ। और चयन होने के बाद इनके नगर के लोग, इनके माता पिता सभी बहुत खुश थे कि अब ये सेवा करेंगे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और साफ शब्दों में अपने पिता से कहा कि ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते, अंग्रेजों की सेवा और भारत की आज़ादी का कार्य। हालांकि इनके पिता ने, इनके भाइयों ने इन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कंटक पथ का अनुसरण करते हैं। और भारत माता चीख चीख कर कह रही थी कि देखें कौन सुमन शैया तज कंटक पथ पर आता है। तो इस आवाहन की गूंज ने उनके मनोमस्तिष्क को तैयार किया कि हाँ, हम हैं जो कंटक पथ का वर्णन करने के लिए तैयार हैं
और इन्होंने उसी पथ का अनुसरण किया। प्रथम बार गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले हेपरोधा क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी के बाद गांधी के विचारधारा से पूर्णतः असहमत हो गया और गांधी इन्हें अपना बिगड़ा हुआ बेटा कहते थे। ये दोनों समझते थे कि दोनों कार्य केवल इसीलिए कर रहे हैं कि भारत को आजादी मिले। उनका कार्य के निमित्त बनते थे वो कारण, वो व्यवस्थाएं जो कि अपेक्षाकृत नर्म थी और इनकी कार्य क्षेत्र में आता था वह क्षेत्र जो अपेक्षाकृत गर्म माना जाता था। 1943 में 40,000 भारतीयों के साथ आजाद हिंद फौज का गठन करने वाला यह मसीहा कालांतर में अंडमान निकोबार द्वीप पर प्रथम बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराने में समर्थ हुआ। भावात्रेक में उनकी जिंदगी के किताब के पृष्ठ कहीं कहीं से खुल रहे हैं और फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि क्रमबद्धता थोड़ी बहुत बन जाए। इनके युवा काल में भारत आंदोलनजीवी हो चुका था। महात्मा गांधी नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे और सुभाष जी भी इन महात्मा गांधी का बहुत अधिक आदर करते थे। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 6 माह की सजा भी हुई। बाद में इनका नेहरू व गांधी से मतैक्य हो गया। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में उन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। 2 जुलाई 1940 को भारत रक्षा कानून के तहत इन्हें कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और एक बार की तो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस समर्थित नेतृत्वकारी शक्ति थे। इन्हें गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब अधिवेशन हुआ, चयन हुआ, तो पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। लेकिन उस मतैक्य के कारण इन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा और आगे चलकर नेहरू जी, गांधी जी और कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी, इसके साथ मतभेद होने के कारण इन्होंने उसे छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इनकी देश के समर्थन की बहुत सारी गतिविधियां खटक रही थी अंग्रेजों की आंखों में और बार बार इस तरह की स्थितियां बनाते थे कि इन्हें गिरफ्तार करते थे। फलस्वरूप इन्हें 12 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी और जेल की यात्रा भर नहीं थी, वो यातना से युक्त थी और इसी कारण ये टीबी के शिकार भी हुए। विषम स्थिति ने इनको तपेदिक का शिकार बना दिया। ये वेश बदलने में बहुत कुशल थे। इन्हें कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। बाद में वहां से छोड़ के इन्हें इनके घर पर ही नज़रबंद किया गया और जब इन्हें नज़रबंद किया गया तो इन्होंने घोषणा की कि अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं और घर के पिछले हिस्से में रहा करूंगा, मेरा भोजन वहीं पर नीचे से सरकार करके दे दिया जाए। इस तरह की स्थितियां बनती रही। इनकी बहन और इनके भाई के बेटे शिशिर बोस ने इनका बहुत अधिक सहयोग किया। यह आज़ादी का मतवाला दिखाने में यह लग रहा था कि निश्चित रूप से ये सन्यासी हो जाएगा। माता पिता के बीच, पूरे परिवार के बीच माता के साथ इन्होंने अपने विचार विमर्श किया और उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि यह बेटा अगर कहीं भी रहे तो उनके हृदय में तो रहेगा ही। 17 नवंबर 1940 को ये आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए और 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंच गए। जब ये वेश बदल कर छिपकर यहाँ से भाग गए और जिस कार से इन्होंने कलकत्ता से निकले, धनबाद का एक स्टेशन है गोमोह, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से रेल के माध्यम से गए और आगे अफगानिस्तान होते हुए, अलग अलग जगह होते हुए ये बर्लिन तक पहुँचे। इस यात्रा में इन्होंने जो कार इस्तेमाल की थी कलकत्ता से भागते वक्त, वह कार अब भी है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस कार्य को देखा, इस कार के दर्शन किए, इसका सौभाग्य इन्हें मिला। इसका जिक्र उन्होंने अभी पिछले रविवार को 19/1/2025 को अपनी जो मन की बात कार्यक्रम है उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था। सुभाष चंद्र बोस हमेशा क्रियाशील रहे
और इस कार्यशीलता का परिणाम था कि आज़ाद हिंद रेडियो का गठन हुआ। रंगून और सिंगापुर में इनके मुख्यालय बने। जर्मनी से भारतीय युद्धबंदियों को सुरक्षित निकालना, प्रवासी भारतीयों का समर्थन लेने के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सक्रिय रूप से बाहरी बड़ी शक्तियों से गठबंधन की तलाश की और ब्रिटिश सेना के विरोध हेतु आज़ाद हिंद फौज नाम से भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। रास बिहारी, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी आज़ादी का भारतीय जनमानस में प्रत्यारोपण किया। नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी हमारी बहनें भी, और लक्ष्मी सहगल की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी साथ साथ काम कर रही थी और विभिन्न क्षेत्रों पर एक ऐसी छाप छोड़ते हुए चल रहे थे कि लोगों के मन में वह भाव जग गया था कि आत्मा अजर अमर है। और इसी क्रम में वह श्लोक लोगों के जहन में उभर रहा था, जो भले ही सुभाष चंद्र बोस गीता को हाथ में लेकर नहीं चलते थे लेकिन मन में लेकर चलते थे। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस तरह के भावों को जनमानस में प्रत्यारोपित कर दिया और जनमानस चैतन्य हो गया। वह जगह जगह समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। माताएं, बहनें, बहुत सारे परिवार अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो गए कि आज़ाद हिंद फौज परवान चढ़े, इसकी शक्ति बढ़े और यह देश की आज़ादी के लिए कार्य कर सके। वास्तव में यह ऐसी नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए जो लोगों के सीधे मन से जुड़ी हुई थी। और यह स्थिति देखकर अंग्रेजों की रूह कांप उठी। इन्होंने फतह कराना भी शुरू किया और आज़ाद हिंद फौज ने कार्य करना भी शुरू किया। आज़ादी के झंडे भी फहराए गए और साथ साथ यह औपनिवेशिक स्वतंत्रता के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे, जिसको लेने के लिए गांधी जी तैयार हो गए थे। ये पूर्ण स्वराज्य चाहते थे और बहुत खुश हुए जब गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया, करो या मरो। और यह इस तरह का कदम था जो पूर्ण स्वतंत्रता की ओर जाता था। जिस समय आज़ाद हिंद फौज कार्य कर रही थी और हम बहुत करीब थे जीत के, तो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम के हमले ने जापानी सहयोग को बाधित कर दिया। और भारतीय जनमानस ये मानता है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दो रास्ते खुलते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी इस बात की स्वीकारोक्ति करते थे और एक रास्ता बंद होने पर दूसरे को तलाशने के क्रम में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले और इसी बीच उनके शहीद होने की खबर आई और उसने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। जो आग इनके द्वारा बोई गई थी वह ज्वालामुखी बन गई। जगह जगह विरोध के स्वर गूंज रहे थे। विविध सेनाओं के भारतीय वीर बगावत पर उतर आए। अंग्रेजों का यहाँ रुकना अत्यधिक जटिल होता जा रहा था। अंततः अंग्रेज भारत को आजाद करने के लिए विवश हो गए। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली महोदय भारत की आज़ादी के बाद 1956 में बंगाल प्रांत आए थे और वहाँ पर गवर्नर के यहाँ रुके। जब उनसे पूछा गया कि जब भारत छोड़ो आंदोलन विफल हो गया था गांधी जी का, तो ऐसी स्थिति में वो अचानक मान कैसे गए कि हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाए। उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस के कारण। जब उनसे ये पूछा गया नेहरू और गांधी का इसमें क्या योगदान है, तो उन्होंने कहा बहुत मामूली। तो आप ये समझिए कि जो सच्ची आज़ादी हमको मिली है वो भीख में नहीं मिली, वह अहिंसा के कारण नहीं मिली, वह क्रांतिकारी प्रयासों के कारण मिली है। और निश्चित रूप से इस आज़ादी को दिलाने में सुभाष चंद्र बोस और उनकी जैसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोगों का योगदान है। वे इस तरह के व्यक्तित्व थे जिन्होंने कि संपूर्ण जीवन को जिया और बहुत ही शान से जिया, एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के जिया। इस पूरी यात्रा में उन्हें अपने परिवार को बनाने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने त्यागपूर्वक भोग किया। एमिली शेंकल नाम की महिला, जो कि इनकी सेक्रेटरी भी थी, के साथ इनका विवाह हुआ और अनीता बोस नाम की बिटिया का जन्म हुआ। लेकिन त्यागपूर्वक भोग के क्रम में
लगातार ये अपने कार्य को करते रहे और इनकी आंखों में, इनके सपनों में आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर हमेशा रही। इनका मानना था कि अगर यह इस कार्यक्रम में शहीद भी हो जाते हैं तो भारत इतना जग चुका है कि यह आज़ादी लेकर रहेगा। और अंततः यह बात सफल हुई। आज भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते कि सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे। यह भारत के लोगों के प्यार का परिणाम है। यह सच्चाई, यह आज भी रहस्य की गोद में है। वह भारतीय वीर सपूत हमेशा हिंदुस्तानियों के जेहन में रहेगा। उसके कृत्य हमेशा हमें रोमांचित करते रहेंगे। उसके बताए हुए रास्ते हमेशा हमें दिशा निर्देशित करते रहेंगे और आज़ादी से इस प्यार को बरकरार रखेंगे। निश्चित रूप से वह भारतीय वीर सुभाष चंद्र बोस हम सबके हृदय में आज भी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।